तो हेलो नेमिस्ट्रियंस। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक, जो कि 12th का चैप्टर नंबर 9 का ये टॉपिक है। जो संकुल यौगिकों में समावैता होता है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक संरचनात्मक समावैता और एक त्रिविम समावैता। फिर संरचनात्मक समावैता वो 4 प्रकार का होता है: आयनन समावैता, उप सहसंयोजी समावैता, बंधन समावैता, हाइड्रेट समावैता। तो आज के इस लेक्चर में हम संरचनात्मक समावता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस संरचनात्मक समावता के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी हम फिर किसी नेक्स्ट क्लास में अन्य समावता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम आज देखेंगे संरचनात्मक समावता। त्रिविम समावता इससे दो प्रकार का होता है: ज्यामितीय समावता, जिसको सिस ट्रांस समावता भी कहा जाता है, और प्रकाशीय समावता, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है 12th केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो मैं एक लिंक ड्रॉप करने वाला हूँ टेलीग्राम का। उस लिंक पे जाकर के, टेलीग्राम का एक ग्रुप है, उसमें आप अपना डाउट का जो भी फोटो है वो मुझे भेज सकते हैं। वो न्यूमेरिकल हो सकता है, ऑर्गेनिक का कोई रिएक्शन हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है जो समझने में कठिनाई हो रही है या फिर याद नहीं हो रहा है। मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा और उसको लेक्चर बना के, शॉर्ट लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम के होते तक ये मैं आप लोग के लिए कर सकता हूँ। आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है, ये भी आप में से किसी एक स्टूडेंट का ये रिक्वेस्टेड लेक्चर है, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। राइट, चलिए शुरू करते हैं संरचनात्मक समानता के बारे में। संरचनात्मक समानता क्या होता है? इसमें हमारे पास पहले समानता क्या होता है? समानता क्या होता है कि अगर दो अणु है हमारे पास, उनके फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो अगर अलग अलग है, तो हम उसको बोलते हैं समानता। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी मनुष्य हैं सभी के दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक सिर है, फिर भी सभी का जो संरचना है, बनावट है, अलग अलग है, सब अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इस घटना को समावता बोलते हैं। वो दो प्रकार मैंने आपको बता दिया, उसमें से जो एक प्रकार है संरचनात्मक समावता, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके चारों प्रकारों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो संरचनात्मक समावता किसे कहेंगे? जिनका अणु सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि केंद्रीय धातु आयन के चारों जो परमाणु होते हैं, उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। 4 प्रकार का होगा: आयनन समावता, उप सहसंयोजी समावता, बंधन समावता और हाइड्रेट समावता, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं हम आयनन समावता के बारे में। देखो, आयनन समावता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो नाम से क्या क्लियर हो रहा है? आयनन यानी कि आयन अलग अलग होगा, फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन आयन अलग अलग होगा अगर दो परमाणुओं के बीच में या दो कंपाउंड्स के बीच में, परमाणु ना कह के दो उप सहसंयोजी यौगिकों के बीच में अगर आयन अलग अलग हो रहा है। अब वो कौन सा आयन है? पानी में घुलने पर या किसी विलायक में घुलने पर अगर आयन अलग अलग दे रहा है, हालांकि फॉर्मूला सेम है, तो हम उन दोनों यौगिकों को आयनन समावयवी बोलेंगे और इस घटना को आयनन समावयवता बोलेंगे। जैसे कि यौगिकों का अणुसूत्र और रासायनिक संगठन समान होता है, किंतु विलयन में आयनित होकर अलग अलग आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे कि 2 एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है: CONH3 होल 5 Br, और यहाँ पे है SO4, और CONH3 होल 5 SO4 Br। इन दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो कोबाल्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट की संख्या इसमें 1 है, इस कॉम्प्लेक्स में भी 1 है। अमोनिया की संख्या 5 है, इसमें भी अमोनिया की संख्या 5 है। सल्फेट की संख्या एक ही तो है, सल्फेट की संख्या इसमें भी एक है। Br यानी कि ब्रोमीन की संख्या या ब्रोमाइड की संख्या एक ही है, इसमें भी एक ही है। फर्क क्या है? इसमें सल्फेट बाहर की तरफ है, कॉम्प्लेक्स से बाहर है, लेकिन इसमें सल्फेट कॉम्प्लेक्स के अंदर है। अगर आप लोगों ने वर्नर का नियम पढ़ा होगा, तो दो प्रकार के संयोजकता होता है केंद्रीय धातु का। एक को बोलते हैं प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, एक को बोलते हैं सेकेंडरी। तो जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो प्राइमरी वाला होता है, ठीक है, जो कि आयनाइजेबल होता है। और जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो सेकेंडरी वाला होता है। तो यहाँ पे सल्फेट आयन सेकेंडरी है और पहले वाले में सल्फेट आयन प्राइमरी है। ये वाला यहाँ पे प्राइमरी है, तो आयन में ये वाला जाएगा, जबकि इसमें आयन में सल्फेट वाला जाएगा। क्या बोलना चाह रहा हूँ वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको। ये वाला हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, राइट।
अब अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स का, तो अगर हम इसका आयनन करें तो इस प्रकार से इसका आयनन होगा। यहाँ पे एक ब्रैकेट है, तो कोबाल्ट, पेंटाएमीन और यहाँ पे ब्रोमाइड, ये बना लेगा +2 प्लस सल्फेट का -2, यानी कि हमको सल्फेट का आयन मिलेगा विलयन में। समझ आ रहा है? यानी कि सल्फेट आयन मिल रहा है, ये पता कैसे चलेगा हमको? ये प्रूव हम कैसे कर पाएंगे? मान लो मैं इस विलयन में बेरियम क्लोराइड मिला देता हूँ, तो जैसे ही बेरियम क्लोराइड मिला दूंगा तो मुझे BaSO4 मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट का एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। प्रेसिपिटेट नहीं आने कि नीचे बैठ जाएगा व्हाइट कलर का ऐसे। तो ये किस लिए बैठ रहा है? बेरियम सल्फेट के बनने से। तो ये प्रूफ होता है कि सल्फेट आयन यहाँ पे फ्री है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इस बगल वाले का, इसकी बात अगर हम करें, हाँ हाँ, वेट अ मिनट, ओके। अगर हम बात करें इसकी, तो SO4Br, राइट, इसमें R छूट गया है, ये रहा R। अगर हम इसके आयनेशन की बात करें तो ये इस प्रकार से आयनाइज्ड होता है, CONH3 5 SO4, और SO4 के बाद यहाँ पे आ जाएगा +1 और इधर आ जाएगा -1। इस तरह से इसका आयनेशन होगा। अब ये Br माइनस यहाँ पे आयन सेकेंडरी वैलेंसी ग्रुप में है, वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे कंफर्म होगा? ये दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा? हाँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ओके, वेट अ मिनट, इसका जो आयनेशन है नीचे कर देता हूँ फिर से एक बार। इसका आयनन इस प्रकार से होगा, CONH3 5SO4 और ये प्लस प्लस Br माइनस, सिंगल माइनस, ठीक है। तो इसमें Br माइनस जो है वो फ्री है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो फ्री होता है, वो प्राइमरी वैलेंसी वाला होता है, प्राइमरी वैलेंसी वाला होता है, और जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी वाला होता है, यानी कि उसको आयनाइजेबल वो नहीं होता। तो ये प्रूफ कैसे होगा कि ब्रोमाइड इसमें फ्री है? तो अगर हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया कर दें, तो ये अभिक्रिया करके सिल्वर ब्रोमाइड का येलो प्रेसिपिटेट बना देता है, येलो कलर का। उसके पहले वाले में कौन से कलर का मिल रहा था? व्हाइट कलर का मिल रहा था, देखिए ये व्हाइट, ये कौन से कलर का मिल रहा है? येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, यहाँ पे देखिए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? हमको इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है, हमको बस ये उदाहरण दो दे देना है, मैं समझाने की जरूरत है। और इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था कि सिद्ध कीजिए कि इसमें सल्फेट आयन मुक्त आयन के रूप में रहता है और इसमें ब्रोमाइड आयन मुक्त आयन के रूप में रहता है। सिद्ध कैसे करोगे भाई? तो इसमें सल्फेट आयन रहता है, उसको सिद्ध करने के लिए बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करेंगे। तो जब हम बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करेंगे तो अगर सल्फेट मुक्त होगा तो वो सल्फेट क्या करेगा, इस बेरियम के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बना लेगा, और जैसे ही बेरियम सल्फेट मिलेगा तो हमको व्हाइट कलर का एक नीचे बैठा हुआ प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप मिलेगा। व्हाइट कलर का क्या मिलेगा? अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है? जो नीचे बैठ जाता है और ऊपर ऊपर थोड़ा वेरिएंट टाइप का जो भी है वो रह जाएगा, लेकिन नीचे जो बैठ जाता है उसको अवक्षेप या प्रेसिपिटेट बोलते हैं, राइट। अगला बात, फिर से मान लो प्रूफ कीजिए कि यहाँ पे ब्रोमीन आयन फ्री में है, फ्रीली है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी में। कैसे करेंगे? AgNO3 के साथ अभिक्रिया कर देंगे। तो जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करेंगे तो ये जो फ्री वाला ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड आयन है, तो इस फ्री वाले ब्रोमाइड आयन में क्या होगा, ये जो सिल्वर वाला हिस्सा है वो अभिक्रिया करके सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा, AgBr3, क्योंकि सिल्वर का इस ब्रोमीन के लिए एफिनिटी यानी कि लगाव ज्यादा होता है, और AgBr बनने से येलो प्रेसिपिटेट मिला, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ब्रोमीन फ्री में है। जबकि दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है, यानी कि उतने ही कोबाल्ट है, पहली बात कर चुके हैं, उतने ही अमोनिया है, उतने ही ब्रोमीन है, उतने ही सल्फेट है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि एक में सल्फेट आयन जो है वो आयनित हो रहा है
जबकि दूसरे में ब्रोमीन आयन आयनित हो रहा है। यही तो बोल रहे हैं, अणु सूत्र सेम लेकिन आयनित, किंतु विलयन में आयनित होकर अलग अलग आयन उत्पन्न करते हैं। ये सल्फेट वाला आयन उत्पन्न कर रहा है, ये ब्रोमाइड वाला आयन उत्पन्न कर रहा है। इसलिए इन दोनों को आयनन समावयवी बोलेंगे और इस घटना को आयनन समावयवता बोलेंगे। तो लिखना क्या है, बस आपको इसको लिखना है, ये परिभाषा को, और ये दोनों को लिखना, बस हो गया। बाकी चीज मैंने समझाने के लिए बताया। पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध कीजिए, कि स्पेशली आयनन समावयवता को समझाई बोलेगा, और अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि सिद्ध कीजिए कि इसमें सल्फेट फ्री आयन के रूप में होता है और इसमें ब्रोमाइड फ्री आयन के रूप में होता है, तो अभी जितना बताया टेस्ट वाला, सल्फेट प्रूफ करने के लिए BaCl2 डालो तो BsO4 मिलेगा। इसको प्रूफ करने के लिए AgNO3 डालो तो AgBr का येलो प्रेसिपिटेट यानी कि पीला रंग का अवक्षेप मिलेगा। इससे सिद्ध हो जाएगा, ये रहेगा। ठीक है। जनरली क्वेश्चन इसमें दो प्रकार का बन सकता है। एक ही बार में क्वेश्चन बन सकता है कि संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं, उदाहरण से इनके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो 5 नंबर का बनेगा, पूरा सबको लिखना पड़ेगा एक एक उदाहरण के साथ। परिभाषा उदाहरण खत्म करो चारों को। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें से किसी एक को स्पेशली पूछ दे, आनंद समानता क्या होता है उदाहरण से समझाइए। तो दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन स्पेशली एक को बोलेगा तो कम नंबर का आएगा। तो आनंद समानता मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, उप सहसंयोजी समावयवता। ठीक है, यह हाइड्रेट उप सहसंयोजी समावयवता, ये रहा उप सहसंयोजी समावयवता। ये क्या होता है देख लो। जब धनायन एवं ऋणायन दोनों संकुलन होते हैं तथा दोनों केंद्रीय धातु आयन की सह उप सहसंयोजन संख्या समान होती है, तो धनायन एवं ऋणायन के बीच लिगैंड के परस्पर मिलाने से ये प्राप्त होता है। अब ये क्या क्या लिखा है देखो, समझाता हूँ। मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है इस तरह से, CONH3 होल 6 Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है। एक और कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, COCN होल 6। हाँ वेट अ मिनट ना, ओके। लेकिन इसमें सामने में Na3 है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो पहला वाला बनाया हूं इसमें जो संकुल है उसमें +3 चार्ज है, जबकि 3 क्लोराइड बाहर फ्री आयन के रूप में है। इसमें क्या अंतर है? 3 सोडियम बाहर है, जबकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है। कॉम्प्लेक्स में कौन सा चार्ज है? 3 नेगेटिव चार्ज है। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इसमें जो काउंटर आयन है वो एक एटम है या एलिमेंट है, इसमें जो काउंटर आयन है वो एक एटम है या एलिमेंट है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दोनों कॉम्प्लेक्स ही काउंटर आयन के रूप में काम कर रहे हैं। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव है तो उसको काउंटर करने के लिए कोई आयन नहीं है यहाँ पे, बल्कि एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें नेगेटिवली चार्ज है। इसीलिए हम बोल रहे हैं जब धनायन एवं ऋणायन दोनों संकुल आयन होते हैं, न कि मुक्त आयन या काउंटर आयन। काउंटर आयन किसको बोलते हैं? जिसको बैलेंस करने के लिए, इसके धन को बैलेंस करने के लिए 3 टो क्लोरीन आ गया, इसको काउंटर आयन बोलते हैं। इसके 3 टो नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 3 सोडियम आ गया, इसको काउंटर आयन बोलते हैं। काउंटर मतलब ये माइनस के काउंटर में प्लस होना, या प्लस के काउंटर करने के लिए माइनस होना, बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए। यहाँ पे क्या है? काउंटर आयन नहीं है कोई भी, बल्कि दूसरा कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे में उप सहसंयोजी समयावता यानी कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। पर कैसे पाया जाएगा वो देखो। ऐसे में क्या होगा, इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको डायरेक्ट बिना इस चार्ज को शो किए चुपचाप ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं समझाने के लिए चार्ज को लिखा था, यहाँ भी चार्ज को शो नहीं करेंगे और ऐसे ही लिखा जा सकता है। वो मैं समझाने के लिए कर दिया था। जो पहले आता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो बाद में आता है या पीछे लिखा जाता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट। लेकिन इसमें समानता क्या होता है देखो, दोनों के अंदर में, इन दोनों के अंदर में सब कुछ सेम रहता है, बस मेटल को बदल दिया जाता है। यहाँ पे मेटल कौन है? कोबाल्ट। यहाँ पे मेटल कौन है? क्रोमियम। लिगेंड कौन है? 6 अमोनिया। यहाँ देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो अमोनिया सेम टू सेम 6 है, लेकिन क्रोमियम अब यहाँ पे आ गया है। पहले कौन था? कोबाल्ट। अब कौन है? क्रोमियम। ठीक उल्टा, यहाँ पे
CN6 यानी कि साइनाइड जो लिगेंड है वो कितना ठो है, 6 ठो है। यहाँ भी साइनाइड 6 ठो सेम है, लेकिन क्रोमियम मेटल था, अब मेटल बदल गया। यानी कि उप सहसंयोजन जो समावता है उसमें क्या होते हैं, उसमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल होते हैं, पहला चीज। उसके बाद दोनों की समन्वयन संख्या सेम होती है, देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। और तीसरी बात, इन दोनों के बीच मेटल का एक्सचेंज हो जाता है, मेटल का एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ मेटल बदल गया, देख लो। तो ऐसे में हम लोग इस प्रकार के समवायतों को क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजी समवायता कहते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट छूटा होगा तो। जब धनायन ऋणायन दोनों संकुलन होते हैं, दोनों केंद्रीय धातुओं उप सहसंयोजन संख्या समान होती है, बता चुका हूँ। तो धनायन और ऋणायन के बीच लिगेंड के परस्पर विनिमय से समावयवी प्राप्त होता है, देख लो। ठीक है, लिगेंड का विनिमय हुआ है, लेकिन आप लोग ट्रिक से याद रखना, इसको बदलना, क्रोमियम को जो बाद में था उसको सामने ले आना, और कोबाल्ट को जो पहले है उसको बाद में ले आना। ठीक है, ये दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये जो बना रहा हूं ये एक है, ये पूरा एक है, और नीचे वाला पूरा एक है। ये 6 ठो 4 ठो नहीं है, ये 2 ही ठो है बस। ऊपर वाला एक है जितना सर्कल बनाया हूं, फिर नीचे वाला एक है। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए, दो समानता हमने पढ़ लिया। अगला हम लोग पढ़ते हैं बंधन। बंधनी होना चाहिए था, ये बंधन हो गया है। एक्चुअल में ये बंधनी समावता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बंधनी समावता होना चाहिए था, टैपिंग मिस्टेक। तो पहले लिंकेज को पढ़ लेते हैं। हाँ देखो, बंधनी में मतलब बंधनी या आबंधनी, बंधानी हो गया है, ये बंधानी भी नहीं है, बंधनी है। बंधनी या आबंधनी समावता, इंग्लिश नाम भी कई बार दे देता है। लिंकेज समावता को समझाइए, लिंकेज समावता आइसोमेरिज्म याद रखना, तो लिंकेज समावता बोल देता है। तो लिंकेज जो है वो नाम से क्लियर हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो लिंक है, क्या लिंक है वो समझना है। आप लोगों ने एक लिगेंड का नाम सुना होगा, बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे कि NO2। NO2 बाइडेंटेड है, मतलब बाइडेंटेड मतलब द्वितंतुर। द्वितंतुर मतलब अगर किसी लिगेंड में दो ऐसे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं सेंट्रल मेटल को, तो हम उसको बाइडेंटेड या द्वितंतुर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, NO2 में मान लो हमारे पास कोई केंद्रीय धातु M है, तो NO2 इटसेल्फ डायरेक्टली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दूसरा तरीका क्या है, मेटल को NO2 डायरेक्टली ना देके इसका जो ऑक्सीजन है वो दे दे, वही NO2 है। लेकिन एक बार नाइट्रोजन इस सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड दे रहा है, एक बार ऑक्सीजन लिगेंड दे रहा है। तो जब नाइट्रोजन देता है तो इस ग्रुप को नाइट्रो कहा जाता है, लेकिन जब ऑक्सीजन देता है तो इस ग्रुप को नाइट्रीटो कहा जाता है। ठीक है, नाइट्रीटो, हिंदी में इसको नाइट्राइटो लिख देते हैं, इंग्लिश वाले इसको नाइट्रीटो पढ़ते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इसको नाइट्रीटो नाइट्रीटो एन, फिर यहाँ पे मेटल का नाम लिखते हैं, जो भी इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और इसको नाइट्रीटो ओ, फिर मेटल का नाम, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आगे समझाऊंगा मैं जो बोल रहा हूँ उसको। दोनों को नाइट्रीटो लिख सकते हैं, लेकिन हमको ये एन लिखने का मतलब ये है कि मेटल के साथ एन जुड़ा है डायरेक्टली, यानी कि एन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दो ठो इलेक्ट्रॉन। और ओ बीच में लिखने के बाद और दोनों बीच में हाइफन है, यानी कि डैश है, इसका मतलब ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा है मेटल के साथ। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड लिंकेज समावता शो करते हैं। लिंकेज समावता मतलब क्या है कि हमारा फॉर्मूला लिगेंड का सेम है, लेकिन लिंक जो मेटल का लिंक है वो अलग अलग एटम से है। इस बार मेटल का लिंक जो है वो नाइट्रोजन से है, बगल में जो मेटल है उसका लिंक किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। तो इस तरह से लिंक जब बदल जाता है तो वहां पे जो आइसोमेरिज्म बन जाएगा उसको हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। चलिए समझते हैं, बंधनी, आबंधनी या लिंकेज समझौता, यानी कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, उस जटिल यौगिक में पाया जाता है जिसमें उभय तंतु लिगेंड होता है, यानी कि बाइडेंटल लिगेंड होता है। उभय तंतु लिगेंड में भिन्न भिन्न दो दाता परमाणु होता है, मैंने बता दिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप
उप सहसंयोजक बंध बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कोबाल्ट, पेंटामीन कोबाल्ट, और वही जो बता रहा था नाइट्रिटो एन कोबाल्ट, देखिए इसका नाम क्या है, ये जो एरो है वो इसका नाम है नाइट्रिटो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, इसका नाम है, इस वाले का नाम है ये। और इसका जो नाम है वो नीचे येलो वाले में लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, पेंटा कोबाल्ट, यहाँ तक सेम है, लेकिन इसका नाम देखो नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, ओ कोबाल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो केंद्रीय धातु है वो ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के बंधनी समावयवी हैं, यानी कि लिंकेज समावयवी है, और इस समावयवता को लिंकेज समावयवता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्रीय धातु से जो लिंक है लिगेंड का वो अलग अलग एटम से है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उभय तंतु लिगेंड प्रेजेंट है। अगर उभय तंतु लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। ये पॉसिबल किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि उभय तंतु लिगेंड है। तो क्या केवल नाइट्रो ग्रुप ही देता है? नहीं, ये काम साइनाइड भी कर सकता है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है, थायोसाइनाइड में भी हो सकता है, बहुत सारे ग्रुप में ऐसा हो सकता है जो कि बाइडेंटेड लिगेंड है, राइट। तो फिलहाल आप कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं, ये वाला, राइट। चलिए अब हमारे पास बचता है हाइड्रेट समवायता, उसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं। हाइड्रेट, हाइड्रेट समवायता जो है वो नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन मत समझना, हाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड उससे रिलेटेड है, यानी कि ये H2O से रिलेटेड है पूरा का पूरा। ये समवायता जो है वो पानी का खेल है, हाइड्रेशन से ये जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रेशन का खेल क्या है कि कई बार ब्रैकेट के अंदर H2 आ जाएगा, कई बार ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट मतलब जो हमारा संकुल है, संकुल में जो ब्रैकेट के जो H2 है वो लिगेंड का काम तो करेगा, लेकिन कुछ लिगेंड जो है वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और कुछ लिगेंड जो है ब्रैकेट के बाहर लेगा। लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर चल जाएगा वो लिगेंड फिर नहीं कहलाएगा, लेकिन वही होता है जो ब्रैकेट के अंदर होगा। क्या खेल है समझाता हूँ। यहाँ देखो, जल के अणुओं की संख्या लिगेंड के रूप में उप सहसंयोजक क्षेत्र के अंदर भी पाया जाएगा, तथा क्रिस्टलीय जल के अणु के रूप में बाहर भी पाया जाएगा। समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। लेट से हमारे पास Ml6 है, तो इस ब्रैकेट के अंदर में जो चीज पाया जाता है उसको कहा जाता है उप सहसंयोजन क्षेत्र। आई होप ये तो पता ही होगा सबको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उप सहसंयोजन क्षेत्र। तो जो उप सहसंयोजन क्षेत्र के अंदर में होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। जैसे कि अभी एक एग्जांपल बताया था, CONS3 होल होल 6, और यहाँ पे था Cl3। तो ये Cl जो है वो लिगेंड नहीं है, यहाँ पे केवल एक ही लिगेंड है, एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। और ये जो क्लोरीन है वो क्लोराइड है, काउंटर आयन है। इसको मैंने क्या नाम दिया था याद करो, काउंटर आयन, लिगेंड नहीं बोला था, लिगेंड केवल ये ही है। उसी तरह से एक और एग्जांपल बताया था Na3COCN6। तो इसमें भी जो सोडियम है वो लिगेंड नहीं है, केवल साइनाइड लिगेंड है, राइट। तो जो ब्रैकेट के अंदर रहता है वही लिगेंड होता है। हाइड्रेट समवायता में क्या होता है, जैसे कि ये फॉर्मूला है हमारे पास CrCl3.6H2। तो पहला वाला एग्जांपल देखो, इसमें Cr के साथ 6H2 ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि यहाँ पे 6 के 6 पानी का अणु जो है वो लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है, और जो 3 क्लोरीन है वो बाहर है, यानी कि काउंटर आयन के रूप में। सेकेंड वाला देखो, CrH2O5Cl, यानी कि इसका अब क्या हुआ, एक Cl अंदर आ गया और एक Cl बाहर आ गया, यानी कि 6 H2O अब लिगेंड नहीं है, अब केवल 5 H2O लिगेंड है और एक क्लोरीन लिगेंड है, जबकि काउंटर आयन के रूप में 2 क्लोरीन है और एक H2O। तो ये जो बाहर का H2O है उसी को कहा जाता है क्रिस्टलीय, ये देखिए क्रिस्टलीय जल अणु, जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो नमी के रूप में है। इसमें लिगेंड के रूप में केवल 5 H2O है। आगे देखते हैं, और इसका ग्रीन कलर होता है, ये पहचान है कि ये ग्रीन कलर का होता है जब एक H2O बाहर निकल जाएगा। अगला क्या है, सेम है, लेकिन अब एक H2O और बाहर चला गया देखिए, और एक क्लोरीन और अंदर आ गया, यानी कि पहले इसमें क्या हुआ था, केवल एक ही क्लोरीन यहाँ से अंदर आया था, एक क्लोरीन अंदर आया था तो ये बना, और एक H2O बाहर निकल गया था तो ये बना। लेकिन अब क्या हो रहा है, दो क्लोरीन बाहर सॉरी, दो क्लोरीन अंदर आ जाए,
उप सहसंयोजक क्षेत्र के अंदर आ जाए, कोऑर्डिनेशन जो हमारा स्फीयर है उसके अंदर आ जाए, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में। उप सहसंयोजक जो क्षेत्र है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। इसके अंदर आ जाए 2 क्लोरीन और यहाँ से 2 H2O बाहर निकल जाए, तो ये जो है बन जाएगा डार्क ग्रीन कलर का। और इन तीनों को ध्यान से देखें तो क्लोरीन की संख्या भी उतनी है, वाटर की संख्या भी उतनी है, क्रोमियम की संख्या भी सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर में H2O की संख्या और बाहर में H2O की संख्या सब में अलग अलग है। इस वजह से सबकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, सबका कलर भी अलग अलग है। पहला वाला वॉलेट कलर का है, दूसरा वाला ग्रीन कलर का है, तीसरा वाला डार्क ग्रीन कलर का है। इसीलिए इन सभी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेट समावयवी, और इस घटना को कहा जाता है हाइड्रेट समावयवता यानी कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, ये जो H2 है उसको एक बाहर निकालो, फिर 2 बाहर निकालो, और जितना बाहर जाएगा, जितना H2 बाहर जाएगा उतना क्लोरीन अंदर आएगा ब्रैकेट के, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 मेंटेन रखना ही रखना है। क्रोमियम का अंदर में 6 लिगेंड होना चाहिए। यहाँ भी देखो 5 H2 है, 1 क्लोरीन है, यहाँ भी देख लो 4 H2 है तो 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो इस तरह से ये समावता जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो होता है खत्म। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो कमेंट बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर पे उसको कवर कर दूंगा। राइट, आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में त्रिविम समवायता और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, जो इसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोले थे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इस बीच में अगर और कुछ भी लेक्चर चाहिए किसी पर्टिकुलर डिफिकल्ट टॉपिक का, इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो कमेंट करके बता सकते हो, और लिंक भी मैं छोड़ रहा हूँ व्हाट्सएप पे, उसमें क्वेश्चन का फोटो खींच के भी भेज सकते हो। राइट, ठीक है, सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। प्रिपरेशन करते रहिए, ऑल द बेस्ट। ओके।